हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीएमए क्लासेस एंड सीएमए प्रैक्टिकल क्लासेस। आज हम आपको जो है टीडीएस के बारे में बताना चाहेंगे, जिसके अंदर हम रेट्स ऑफ टीडीएस को डिफाइन करेंगे। कौन से सेक्शंस में है, क्या रेट है, किस तरीके से इन रेट पे हम डिफाइन करते हैं, क्या होता है। ठीक है, तो आप कंसंट्रेट करें, इसको देखें, समझें, और जिसको ये वीडियो पसंद आती है वो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राइट में बेल आइकन है, उसको दबाएं। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सारी वीडियोस हमारी नोटिफिकेशंस के रूप में मिलती रहेंगी। तो देखिए, हमने कल जो वीडियो पढ़ी थी उसके अंदर टैक्स डिडक्टेड सोर्स की बात हुई। इसको विदेशों में एक और नाम से जाना जाता है, जिसको हम कहते हैं विद होल्डिंग टैक्स। विद होल्डिंग, विद मतलब अपने साथ होल्ड करना, होल्ड मतलब पकड़ना कह दो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कंपनियां आपका टैक्स विद होल्ड कर लेती है, अपने पास रख लेती है और फिर जमा कर देती है गवर्नमेंट को, एक्सचेकर। तो इसी तरीके से यहाँ पे इंडिया के नाम इसको टीडीएस के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हमारा जो कंसंट्रेशन था कि जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं वो मेरे स्टूडेंट्स हैं, तो मैं चाहता हूँ कि उनको वो सेक्शन पढ़ाए जाए जो उनके रेगुलर में काम आते हैं। रेगुलर में जिन सेक्शंस के ऊपर वो वर्क कर रहे हैं, हम उन्हीं सेक्शंस पे कोशिश करेंगे अपना कंसंट्रेशन करने की। जैसे कि सैलरी का टीडीएस होता है फॉर्म 16, जिससे जनरेट होता है। कौन सा फॉर्म जनरेट होता है यहाँ पे हमारा? फॉर्म 16। ठीक है, अच्छा, ये जो सेक्शंस हैं इनमें कौन सा फॉर्म जनरेट होता है? फॉर्म 16A। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं सैलरी का टीडीएस कैसे निकाला जाता है। नॉर्मली जिस तरीके से रिटर्न भरी जाती है, बिल्कुल सैलरी की रिटर्न वैसे ही जाती है। कंपनी ये कहती है कि हम ये मान के चलते हैं कि आपके पास इनकम फ्रॉम सैलरी ही है। ठीक है, तो आप सिर्फ उसी इनकम को डिक्लेयर करो। आप ये भी डिक्लेयर कर सकते हो कि मेरी सेविंग में इंटरेस्ट इनकम लगभग सर इतनी होगी, एफडी में इतनी होगी। तो कंपनी क्या करेगी, उसको भी अपने आप पे लेके और उसका भी आपको बेनिफिट दे देगी, यानी कि उस पर भी टीडीएस काट लेगी। आप कहते हो मेरा मेडिक्लेम है, सेक्शन 80D के अंदर वो मेडिक्लेम का भी आपको जो है बेनिफिट दे देगी, उसका डिडक्शन देते हुए टैक्स काट लेगी। आप कहोगे मेरी 80C में ये क्या है, सेक्शन 80C में क्या आती है हमारी? सेविंग्स विच आर एलिजिबल फॉर डिडक्शंस। ठीक है, जैसे कौन कौन सी सेविंग्स की डिडक्शन आती है हमारी 80C में? 80D में हमारा क्या आ रहा है? मेडिक्लेम। 80C में क्या आ रहा है हमारे पास? सेविंग कम डिडक्शन, सेविंग्स विच आर डिडक्शन। तो हमने क्या करा, पीएफ में पैसा जमा कराया, पीपीएफ में पैसा जमा कराया, एलआईसी में हमने पैसा जमा कराया। ठीक है, वो कहते हैं चिल्ड्रन ट्यूशन फीस। वो कहते हैं इसमें जो जमा कराया वो भी आपकी सेविंग ही मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? क्योंकि आप अगर बच्चों को पढ़ाओगे, अच्छे स्कूल में पढ़ाओगे, तो खर्चा होता है। तो हम ये चाहते हैं कि हर बच्चा पढ़े लिखे, तो ये भी एक सेविंग है, क्योंकि आज जो उनके पढ़ाने पर खर्चा करोगे कल उसी का रिजल्ट किसको मिलेगा? आपको तो मिलेगा, मिलेगा, देश को भी मिलेगा। पीएफ में, पीपीएफ में, एलआईसी में पैसा जमा कराते हैं तो गवर्नमेंट को कैसे फायदा मिलता है? आपका पैसा इकट्ठा होता है, फिर उस पैसे को आगे उधार पे दिया जाता है। एक स्प्रेड दे देते हैं आपसे, 6-7% तक आपको इंटरेस्ट देते हैं, आगे 10-12-15% पे वो लोगों को इंटरेस्ट पे दे देते हैं लोन। तो वो जो गैपिंग है उसमें क्या उनकी भी खर्चे निकल आते हैं, प्लस देश के अंदर वो पैसा रोटेट होने लगता है। वरना अगर हर कोई पैसा कमा के अपने पास रख लेगा तो क्या होगा? इनकम जनरेट नहीं होगी, एम्प्लॉयमेंट वगैरह ये सब जरूरी है चीजें, जो कब होंगी? जब आप ये सेविंग्स करोगे। क्लियर हो गई मेरी बात? तो पीएफ, पीपीएफ, एलआईसी, चिल्ड्रन ट्यूशन फीस। एक और नई चीज आई, वो कहते हैं कि भाई हर आदमी का सपना है मकान खरीदना, तो कहते हैं अगर आपने एक हाउसिंग लोन लिया तो इस हाउसिंग लोन के दो पार्ट होते हैं, एक है इंटरेस्ट, एक है
प्रिंसिपल। मान लो किसी ने 40 लाख का लोन लिया, एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं, एट द रेट ऑफ 10%, तो साल का 4 लाख तो वो क्या देगा, और सपोज करो वो रिड्यूसिंग रेट पे ईएमआई दे रहा है। अब मान लो 4 लाख का इंटरेस्ट देना है तो कितना होना चाहिए, 12 से इसको डिवाइड करते तो कितना आता है, 12 या 36, 40, 12 या 36, यानी कि लगभग लगभग 33,333। सपोज करो वो कहता है मैं 50K की इंस्टॉलमेंट देता हूँ, 50,000 की, ठीक है। तो उस केस में हम कहेंगे कि उसने टोटल पैसा कितना दिया इंस्टॉलमेंट में, 6 लाख, जिसमें से 4 लाख इंटरेस्ट है और 2 लाख प्रिंसिपल है। कह सकते हैं हम, बात समझ में आई अच्छी तरह की नहीं आई? तो क्या है हमारा, 50,000 की इंस्टॉलमेंट है तो हम मोटा मोटा अप्रोक्सीमेट मान रहे हैं 4 लाख इंटरेस्ट है और 2 लाख प्रिंसिपल है। अगले साल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, अप्रोक्स सपोज करिए 3.5 लाख, और प्रिंसिपल 2.5 लाख। ये बढ़ती रहेगी, ये घटता रहेगा, क्योंकि आपकी लोन की रीपेमेंट हो रही है। अब लोन की रीपेमेंट होती है तो आपका प्रिंसिपल पार्ट ज्यादा जाता है, ब्याज कम होना शुरू हो जाता है। राइट, क्लियर हो गई मेरी बात? तो गवर्नमेंट कहती है जब प्रिंसिपल आप दे रहे हो, ये आपकी 80C के लिए एलिजिबल है, और जो इंटरेस्ट जा रहा है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर छूट मिलती है। तो टेक्निकली चैप्टर तो टीडीएस का है, लेकिन हम जब सैलरी का बनाते हैं तो पूरा पूरा कंप्यूटेशन ऑफ इनकम में पहुंच जाता है। तो जो भी अकाउंटेंट अपने यहाँ पे सैलरी की डिडक्शन करता है, सैलरी पे टीडीएस की डिडक्शन करता है, उसको ये सारे सेक्शंस पता होने चाहिए। सबसे ज्यादा टफ कैलकुलेशन है सैलरी की टीडीएस की डिडक्शन। आपको ओवरऑल सब कुछ आना चाहिए, पीएफ क्या है, पीपीएफ क्या है, एलआईसी क्या है, उसकी छूट कैसे मिलती है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ इज पब्लिक प्रोविडेंट फंड। मान लो मैं हूं, मैं कोई नौकरी तो करता नहीं, मैं तो अपना व्यापार है, तो मैं भी कहता हूँ मैं भी पीएफ में जमा करूंगा। गवर्नमेंट कहते भाई तुम्हारे लिए तो कोई वही नहीं है, क्योंकि तो कोई एम्प्लॉयर ही नहीं है। नहीं जी, मेरे को तो करना है। तो गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च करी कि आप अपना पीपीएफ कर दो, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। वो प्रोविडेंट फंड जिसमें कोई भी पब्लिक जमा कर सकती है पैसा अपना। इसके अंदर 1.5 लाख तक हम पैसा जमा करते हैं, इससे ऊपर जाता नहीं है। 15 साल का लॉक इन पीरियड है इसके अंदर, तो इसमें पैसा आप जमा करके इससे भी छूट ले सकते हो। रेट ऑफ इंटरेस्ट इस पर अच्छा होता है। तो इनके बारे में डीप में स्टडी करेंगे कि पूरा टीडीएस का जो हमारा महीना है इसके अंदर हम बहुत कुछ पढ़ेंगे हर एक चीज पे। आज हमारा कंसंट्रेशन सिर्फ इन सेक्शंस पे है, थोड़ा सा याद करने पे, हल्का फुल्का मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। पूरे सेविंग्स है, 80C के बारे में बताएगा, ठीक है। बहुत सारे सेक्शंस हैं। जब हम सैलरी के ऊपर पूरा एक चैप्टर लेंगे तो सैलरी के ऊपर मैं पूरी डायरेक्शन की छूट बताऊंगा। हम मोटा मोटा मान के चलते हैं, यहाँ पे सपोज करिए हमारे पास 2-3 एम्प्लॉइज हैं। सपोज करिए अंकित है, राहुल है, कुंदन है। अब प्रॉब्लम क्या है, अंकित की इनकम जो है वो 3 लाख है, राहुल की 6 लाख है, कुंदन की जो है वो 9 लाख है, ठीक है। 3 लाख वाले पे टैक्स बैठेगा, कैलकुलेशन करेंगे। 6 लाख वाले पे टैक्स बैठेगा, कैलकुलेशन करेंगे। 9 लाख वाले पे टैक्स बैठेगा, कैलकुलेशन। अगर टैक्स बैठता है तो इनके पे टीडीएस काटा जाएगा, अगर टैक्स नहीं बैठता है तो टीडीएस नहीं काटा जाएगा, ठीक। ये मैं यहां से रब कर रहा हूं, इस पे कंसंट्रेट करें, छोटा सा पार्ट है। लेट्स सी मैं क्या सिखाना चाहता हूं आपको। देखिए गवर्नमेंट की जो छूट है वो 2.5 लाख तक तो है ही है, नहीं। अब 2.5 लाख से ये 3 लाख है, इस पे टैक्स आया एट द रेट 5%, जो बैठा पास दिया 1500 रुपया। सेक्शन 87A में इसकी छूट मिल गई, तो इसका टैक्स कितना आया, नहीं। तो इस पर टीडीएस ही नहीं कटेगा। इसको भी देखोगे, ठीक है, तो इसका टैक्स आएगा। और अगर ये अपनी सपोज 1 लाख की सेविंग करता है तो इसका भी 5 लाख आ जाएगा। 5 लाख में इसको फिर 87A में छूट मिल जाएगी 12,500 तक की, सपोज करो एग्जाम्पल,
तो इस पर भी टैक्स नहीं आएगा। मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लो 6 लाख था इसका इनकम, 80C में इसने कुछ जमा कर रखा है, सपोज 1.5 लाख या 1 लाख ही जमा कर रखा है, तो इनकम बची 5 लाख, 2.5 लाख पे टैक्स बिल, अगले 2.5 लाख पे 12,500, लेकिन 87A में इसको छूट मिल जाएगी क्योंकि इसकी इनकम 5 लाख से ऊपर नहीं है। तो क्योंकि 5 लाख से ऊपर नहीं है तो इसको छूट मिल जाएगी 12,500, इसकी छूट आ टैक्स निल। तो इन 2 केसेस में टीडीएस नहीं कटे। ठीक, अब जब वो अपनी टीडीएस की रिटर्न भरेगा, जिसको हम कहते हैं 24Q, ठीक है, 24Q के अंदर इसकी जब रिटर्न जाएगी तो वो क्या करेगा, इसका जिक्र नहीं करेगा, टैक्सेबल इनकम नहीं है, लेकिन इसका जिक्र करेगा क्योंकि इसने छूट दी 1 लाख की, इसका टीडीएस सर्टिफिकेट काट सकता है, लेकिन क्योंकि इस पे टीडीएस नहीं कटा, तो अब होता क्या है, क्योंकि टीडीएस नहीं कटा तो ये गवर्नमेंट को रिपोर्ट नहीं करना चाहता, तो वो इसको छोड़ सकता है। तो कई बार ये एम्प्लॉय कहता है मुझे ये प्रूव करना है कि भाई मैं कंपनी में काम कर रहा हूँ, तो आप एक काम करिए, मेरा 500 रुपये टीडीएस काट लीजिए। तो इसने क्योंकि खुद कहा मेरा 500 काट लो, तो आप कभी भी काट सकते हो, अप्रैल से लेके मार्च तक कभी भी। तो महीने के साल के आखिर में मार्च में हमने टीडीएस काट दिया 500 का, और क्योंकि टीडीएस काटा तो हमें इसकी इनकम डिक्लेयर करनी पड़ी, तो हमने इसकी पूरी की पूरी इनकम जो है कंप्यूटेशन समेत डिक्लेयर कर दी। जब कंप्यूटेशन समेत इसको हम डिक्लेयर कर देंगे तो होगा क्या, जब कंप्यूटेशन समेत इसको हम डिक्लेयर कर देंगे तो होगा क्या, इसका टीडीएस कट गया, होगा क्या, इसका जो भी टैक्स बना, जो भी सैलरी बनी वो रिफ्लेक्ट हो गई सामने, ये आराम से अपनी रिटर्न भर सकता है। तो इसलिए बेटर है कि अगर किसी की रिटर्न बिल्कुल करीब पहुंच जाए तो उसका आप टीडीएस काट के उसको एक सर्टिफिकेट दे दो फॉर्म 16 में, ठीक, ऑथेंटिक हो गया। अब सपोज ये 9 लाख वाला बंदा है, इसका सपोज टैक्स बैठा हमारा करीबन 80,000, या इसको और 84,000 लेना, ठीक है बेटा, अलग अलग सेक्शंस करके हमने इसका 84,000 टैक्स हो गया। अब क्या होगा, डिवाइड बाय 12, ये 7,000 पर मंथ उसका टीडीएस कटना शुरू हो जाएगा। ठीक, जब हर महीने टीडीएस कटेगा उसका 7,000 पर मंथ, तो उसका जो रिटर्न जाएगी क्या होगा, अप्रैल मई जून 7,000 7,000 7,000, ये मानते हुए कि अकेला ही बंदा हमारे यहाँ पे है। एग्जाम्पल जो दे रहा हूँ उसके अंदर इस अकेले को ही हम मान रहे हैं कि वही बंदा है। सो 21,000 रुपये हमने जमा करे, हमने अब इसकी एक रिटर्न फाइल करी 24Q की, इसकी उसके अंदर हमने 21,000 रुपये इसके पेन में चढ़ाते हुए ये कहा कि हमने इसको कितना पैसा दिया, 9 लाख का मतलब 12 से डिवाइड करिए कितना बैठता है, 75,000 पर मंथ। तो हमने कहा हमने इसको पैसा कितना दिया, 75 यानी कि 2,25,000, ठीक है बेटा, और इस पर टीडीएस काट दिया हमने कितना, 21। ये क्वार्टर 1 का हुआ, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 ये सेम चलता रहेगा, और आखिरी में जाके इसकी इनकम कितनी डिक्लेयर होगी यहाँ पे, 9 लाख, और इस पर टीडीएस कितना दिखेगा, 21 चौक 84, ठीक। ये एक टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट उसको अलग मिल जाएगा, पार्ट ए कहते हैं उसको, हम क्या कहते हैं, पार्ट ए, फॉर्म 16 का, फॉर्म 16 का पार्ट बी, जिसमें पूरी कैलकुलेशन और डिडक्शन का वो होगा। ये आप हमारे लिंक में बायो में नीचे क्लिक करेंगे तो आपको फॉर्म 16 का फॉर्मेट पार्ट ए पार्ट बी बकायदा एक्सप्लेनेशन के साथ मिल जाएगा, तो उसमें आप देख सकते हैं। तो आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से टीडीएस रिफ्लेक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, उसको हम एक्सप्लेन भी कर देंगे, ठीक है। तो इस पे आपने देखा कि जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी टफ है, 192 ये अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, कोई बात नहीं, आपने थोड़ा समझा, इसको हम सेपरेट लेक्चर में एक बार पूरा ले लेंगे और बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो फॉर्म 16 24Q में ये टीडीएस हमारा कटा, हमने देखा भाई इसका टीडीएस 21,000 है, हर
3 महीने में एक रिटर्न फाइल करी, उसके अंदर इसका टीडीएस दिखाया, बाद में फॉर्म्स वाला पार्ट ए पार्ट बी क्रिएट कर दिया। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया यहाँ पे किसी को अच्छी तरह से? इसको हम एग्जैक्टली एक बार और समझाएंगे। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जो कि बोर्ड पे नहीं होगी, बोर्ड पे नहीं होगी, वो सीधी कंप्यूटर से वीडियो होगी जिसमें आप आराम से इसको समझ सकते हैं। बोलिए। करेंगे ना तभी तो टैक्स बना 500 रुपया। स्लैब रेट है, स्लैब रेट पे मैं आपको अलग से समझाऊंगा टैक्स कैसे कैलकुलेशन होता है। एक लेक्चर हम स्लैब से कैलकुलेशन ऑफ टैक्स की बात करेंगे, अभी अभी करेंगे, इसीलिए 1 महीने का लेक्चर है पूरा होगा, इसमें बहुत कुछ है। अभी एक छोटी छोटी तुम्हारे को दिक्कत है किस तरीके से कैलकुलेट कर, सब आएगा उसके अंदर, डोंट वरी। एक लेक्चर 80C पे होगा, एक 80D पे होगा, अलग डिप में होगा। ठीक है, तभी तो आप इसको 192 के अंदर कैलकुलेशन करोगे, वरना कर ही नहीं पाओगे। भाई ये डीप है, 192 की कैलकुलेशन बता रहा है तो बताएगा ही ना। आज मैं सिर्फ एक जिस्ट दे रहा हूँ, हल्का सा आपके दिमाग में हिंट आया, इनको आप समझ सकते हो डीपली अभी। ठीक है, उसके बाद हर टॉपिक पे बिल्कुल डीप डिस्कशन होगा जिसमें आपको एक चीज अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। जो आपको यहाँ पे दिक्कत हो रही है स्लैब रेट में कैलकुलेशन की हो रही है, वो मैं बताऊंगा। वो बनाया ना बेटा वाला, देखो यहाँ से क्या लिया हमने, अगर आपने ध्यान दिया होगा 0 से 2.5 लाख तक नील है और 2.5 से 3 लाख तक टैक्स 5% है, 1500 रुपये आया, जिसके ऊपर 87A में डिडक्शन मिल गई तो टैक्स आया नील। ठीक है, इस तरह से तो ये स्लैब रेट में निकलता है। क्लियर? अब देखिए इंटरेस्ट ऑन बैंक जो है और पोस्ट ऑफिस ऑन डिपॉजिट, एक हम सेक्शन ले रहे हैं 194A, इस पर कंसेंट्रेट करते हैं। 194A पे क्या है, एक मिस्टर ए है, क्वेश्चन फॉर्मेट में लेते हैं इसको, कंसेंट्रेट करिए बच्चों। हाँ 192 जो अभी मैंने सैलरी का सिखाया था। 194A में मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने सपोज करिए बैंक में एक डिपॉजिट करा, अलग अलग अमाउंट ले लेते हैं, सपोज करा, और इसमें रेट लेते हैं एट द रेट 8%। ठीक, सपोज करा 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 60 lakhs।